हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीईटी स्टडी एक्स। और मैं हूं आपका मेंटोर दीपक आर्या। आप सभी का दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता ही है, हमारा चैनल ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करा रहा है एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स, बैंक के सभी एग्ज़ाम्स, सी टेट, एच टेट, रीट और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। हमारे यहाँ अभी अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी शुरू करवा दी गई है, उसकी कोचिंग। और हमारे यहाँ पे सारे के सारे स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं जो कि अपना डायनामिक बैकग्राउंड रखते हैं हर तरीके के सब्जेक्ट्स में, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, सभी के लिए। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स जो मेरी पिछली वीडियो को आया है। आई होप कि मैं और अच्छा करता रहूँ, इसी तरीके से आगे बढ़ता रहूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एनालॉजी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत कॉमन पार्ट है ये रीजनिंग का, और बहुत इजी पार्ट भी है, सिंपली है। एनालॉजी का बस इतना ही मतलब होता है कि आपको दिए हुए क्वेश्चन का रिलेशन देखना होता है कि वो किस तरीके से उस पर रिलेट कर रहा है। इसके अलावा हमें और कुछ इसमें देखने के लिए जरूरत नहीं होता। हाँ, ये होता है कि एनालॉजी के जो बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी मिलती जुलती चीजों में से आते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में से आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन प्लेस और कैपिटल की जगह से भी आ सकते हैं। तो ऐसे ही मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं एनालॉजी में आपके। तो हम यही आज कोशिश करेंगे एनालॉजी के सिंपल टू सिंपल रखने की, और जितना हो सके उतने आसानी से आपको समझ आ पाए उसी हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छे और काफ़ी सही क्वेश्चंस छांट के रखे हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आ सके इनका रिलेशन। जैसे कि हम पहला एग्जांपल देख लेते हैं अपना। यहाँ पे है कप, लिप, और आपका यहाँ पे बर्ड दे रखा है। ठीक है, चलिए आप जैसे कप को इमेजिन करते हैं और लिप का इमेजिन करते हैं, तो इन दोनों के बीच में आपको एक चीज रिलेशन समझ में आता है कि जब भी कप में कुछ है तो हम उसको पियेंगे, तो अपने मुंह पे लगाएंगे तो वो लिप से इस तरीके से रिलेट हो रहा है। तो यानी जब भी कप में कुछ होगा हम उसे पीने के लिए लिप्स पर लगाएंगे। तो उसी हिसाब से बर्ड का किस तरीके से रिलेशन होगा। बर्ड का आप बुश से यहाँ पे कोई रिलेशन देख नहीं पा रहे हैं, ग्रास का भी कोई रिलेशन देख नहीं पा रहे हैं, फॉरेस्ट का भी कुछ ऐसा रिलेशन नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, बीक, बीक से हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। जैसे कि कप में अगर कुछ है और उसको पीने के लिए हम अपने लिप्स का इस्तेमाल करते हैं तभी हम पी पाते हैं, उसी हिसाब से बर्ड्स भी बीक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने के लिए हो या फिर पानी पीने के लिए हो। तो यही है आपकी एनालॉगी। आपको हमारे जो वर्ड्स दे रखे होते हैं उनके बीच का एक रिलेशन ढूंढना होता है कॉमन, कि वो किस हिसाब से उससे रिलेटेड है। चलिए इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लो, रिवर, स्टैग्नेंट और क्वेश्चन मार्क। तो इस चीज से आपको समझ में आता होगा कि फ्लो और रिवर का क्या रिलेशन है, कि रिवर हमेशा फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यानी यही है, एक रिवर के मूवमेंट का एक रिलेशन आ रहा है जिसको हम यहाँ पे फ्लो कह रहे हैं। अब स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि स्टिल, हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो बिल्कुल रुका हुआ होता है। तो रुका हुआ कौन सा हो सकता है? रेन कभी रुकी हुई नहीं हो सकती, स्ट्रीम भी कहीं रुकी हुई नहीं हो सकती, कैनल भी कहीं रुका हुआ नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन है सी, पूल। पूल जो होता है वो स्टैग्नेंट होता है, यानी पानी एक जगह पे जमा होता है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं होती। तो यही था इस एनालॉजी का एक रिलेशन। चलिए अब थोड़ा बायोलॉजी की टर्म्स में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रखा है, जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड्स। तो आपको एक डायरेक्ट रिलेशन का ये है कि स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है बायोलॉजी में। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन मिल गया कि ऑर्निथोलॉजिस्ट और बर्ड में क्या रिलेशन है। अब इसी हिसाब से आपको आर्कियोलॉजी का बताना है। तो आर्कियोलॉजी का कोई हार्ड वर्ड नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है कि आर्कियोलॉजी यानी हिस्ट्री के बारे में जब हम जानते हैं उसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं, जिसमें हमारी काफी सारी एक्सकेवेशन होती है जो कि हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। तो आर्कियोलॉजी करने वालों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और बर्ड्स की स्टडी करने वालों को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सीरीज का क्वेश्चन आ गया है, अल्फाबेटिकल सीरीज आ गई है। तो यहाँ जैसे अब इस तरीके का क्वेश्चन है एनालॉजी, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे BEGK लिखा हुआ है और उसके साथ ADFJ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच में पहले इन दोनों क्लस्टर्स में देख लेते हैं कि क्या रिलेशन है। आप जैसे देख रहे हैं कि B से A के रिवर्स होता हुआ जा रहा है, तो ये A आ रहा है। ठीक है, सही है। तो इस हिसाब से E से भी हम एक रिवर्स होके जा रहे हैं, तो D आ रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से G से हम एक बैकवर्ड चल रहे हैं तो हमारा F आ रहा है। उसी हिसाब से K से हम बैकवर्ड चलते जा रहे हैं तो J आ रहा है। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि ये एनालॉजी में क्या रिलेशन चल रहा है हमारा, किस तरीके की सीरीज हमारी चल रही है। तो इसी हिसाब से हम अपने इस गिवन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता है P के एक रिवर्स अगर हम जाएंगे तो आपका आंसर O आता है।
क्योंकि NOP आता है। उसी हिसाब से S के लिए हम पीछे जाएंगे तो हमें पता है कि PQRS, तो यानी एक रिवर्स में आपका R आ चुका है। उसी हिसाब से हम अगर V के पास जाएंगे तो TUV, यानी V से पहले एक का आएगा U। उसी हिसाब से हम Y की तरफ भी जाएंगे तो Y के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है कि X होगा, ठीक है। तो ये हमारा एनालॉगी का रिलेशन था और ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे अवेलेबल है, बी ऑप्शन ORUX। तो इसी हिसाब से ही क्वेश्चन आते हैं। एक और ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आ रखा है AZBY CXDW EVFU का आपको निकालना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो एकदम से प्रैक्टिस करने से ही आपको एकदम से नजर आएगा। जितनी अच्छी आपकी सीरीज अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और आपने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी होगी, उतना ही जल्दी आप अपने क्वेश्चंस को एकदम से क्लिक कर पाएंगे। काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सब चीजें आती हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप A लिखा है तो A के साथ Z लिखा हुआ है। A के साथ Z लिखे होने का ये मतलब है कि Z किसी न किसी तरीके से A से रिलेटेड है और इन दोनों का एक ही रिलेशन है, Z के बाद A आता है, या तो ये एक रिलेशन हो सकता है। लेकिन ये रिलेशन B और Y के बीच में नहीं फॉलो हो रहा क्योंकि Y के बाद B नहीं आता, तो इसका मतलब ये तो है नहीं। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी कि A का जो रिवर्स होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि रिवर्स भी आपको याद होने चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया था कि एक पेपर में आप लिख लीजिए, वहां पे आपको A का Z, B का Y, तो उस हिसाब से पूरी सीरीज में 13 के ग्रुप्स में वो जो डिवाइडेड होते हैं उसमें आपको फटाफट से आपको उनके रिवर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि A का रिवर्स जो होता है वो Z होता है और B का रिवर्स Y होता है। हाँ, ये चीज फॉलो हो रही है। अभी देखते हैं हम आगे फॉलो हो रही है नहीं हो रही। तो हम ये भी देखते हैं, हाँ, C का अपोजिट जो होता है वो X होता है, तो यानी ये सही चीज फॉलो हो रही है। D का W होता है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी हमें ये पता लग गया कि हमारी एनालॉगी में क्या रिलेशन चल रहा है। तो उसी हिसाब से हम देख रहे हैं, आगे कंफर्मेशन और कर लेते हैं। E का अपोजिट V होता है, बिल्कुल ठीक है। F का अपोजिट U होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो इस हिसाब से हमें ये तो पता लग गया कि हमारे वर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज और देखने वाली है कि ये चीज सीरीज में आगे बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ पे A है तो यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, फिर यहाँ पे E है, फिर यहाँ पे F है। तो इसका मतलब जो अगली टर्म होगी वो G से रिलेटेड ही होगी। तो यहाँ पे हम G से देख लेते हैं, यहाँ पे 3 जो है वो G से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अब हमें एक चीज और देखनी है, तो G के बाद यहाँ पे H भी होना चाहिए, तो ये H हो गई, ठीक है। तो H आ गई, तो यानी G और H इसमें है, G और T है, GT है और TS है। तो यानी ये 3 तो हमारे यहाँ पे शुरू में ही कैंसिल हो गए। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया AGTHS। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा G का अपोजिट T ही होता है और H का अपोजिट S ही होता है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। तो कई बार क्वेश्चंस ये होते हैं कि लोग पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन हाँ, जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना जल्दी आपको ऑप्शंस में पता लगने लग जाएगा कि भैया कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपको बार बार ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हम पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, पूरा आंसर निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने G और H लिखा, मुझे साफ पता लग गया कि भैया ऑप्शन जो होगा उसमें यहाँ पे ये खाली जगह एक G होगा और इस तरफ एक H होगा। तो वो देखते ही मुझे पता लग गया ये G है और यहाँ H है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है G और T और S दे रखा है। तो इससे मतलब मेरे 3 ये कैंसिल हो गए, तो सीधा आंसर A है। और ये होगा भी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, एकदम से नहीं आएंगी। आप धीरे धीरे शुरू करिए, पहले आप डायरेक्टली बनाना शुरू करिए, उसके बाद आप देखिए कि हाँ आप ऑप्शन से डायरेक्टली क्लासिफाई या सिंप्लीफाई करके निकाल पाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कभी कभार हमारी एनालॉजी जो है वो डायरेक्ट किसी एक फ्रेज के वर्ड में भी, मतलब फ्रेज के तरीके से भी आ जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज, ओके ठीक है, इन द सेम वे एज वर्क इज रिलेटेड टू, ओके ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन देखा, जैसे यहाँ पे रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज, तो आपको ये चीज पता लग रही है कि रीडिंग और नॉलेज में क्या रिलेशन है। रीडिंग और नॉलेज में ये रिलेशन है कि आप कुछ भी रीड करते हैं तो आपको उसके बारे में पता लगता है, तो उसके बारे में एक नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो ये है इसका रिलेशन जो कि एनालॉजी हमें बता रहा है। उसी हिसाब से आपको वर्क का बताना, ठीक है। चलिए अब वर्क का यहाँ हम रिलेट करके देखते हैं कि कौन सा रिलेटेड है। वर्क का मनी से रिलेशन, देखिए हो सकता है किसी भी काम करने पे आपको पैसा मिल सकता है, ये चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन वो नहीं है, क्योंकि रीडिंग से हमें नॉलेज मिलती है और नॉलेज का कोई पैसा नहीं लगता, यानी कोई भी मनी हुई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई लेबर नहीं है इसमें, तो इसलिए वर्क का मनी से कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ओके अब यहाँ पे वर्क से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, वर्क का स्टेट ऑफ बीइंग है एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता है, जैसा कि एक रीडिंग का नॉलेज के साथ
बनाता है। वर्क के साथ एक्सपीरियंस, हाँ ये थोड़ा हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है। अब हम एक बार डी चेक कर लेते हैं, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का कोई मतलब नहीं है वर्क के साथ, ठीक है। तो यानी हमारा सही ऑप्शन है सी, यानी एक्सपीरियंस। वर्क करने से हमें कोई भी एक्सपीरियंस मिलता है जी। जैसे अगर हम कोई भी चीज यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसको इस हिसाब से देखें कि हमें उसके लिए पैसे मिले या फिर हम उसके लिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढें। सिंपली एक एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो जिस हिसाब से ये रीडिंग का नॉलेज के साथ रिलेशन है, उसी हिसाब से वर्क का एक्सपीरियंस के साथ रिलेशन आ गया है हमारा एनालॉजी। तो देखिए उसी हिसाब से इजी था ये। चलिए एक एक अब ये देखिए न्यूमेरिकल एनालॉजी भी यहाँ पे आ चुकी है। 3 का 12 से कोई एक रिलेशन है, वैसे ही आपको 5 का निकालना है। चलिए तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 का 12, 3 का 12 से डायरेक्ट रिलेशन है कि 3 इंटू 4 लिखा जा सकता है इसको, विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है जी। अब यही चीज देख के एकदम से क्लिक हो गया तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 का भी इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 4 जब हमने यहाँ पे किया तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20। हमारे पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब आपने जो ये 4 का रिलेशन निकाला है 3 और 12 के बीच में, वो कहीं ना कहीं से गलत है। चलिए अब देखते हैं इसमें कि और क्या चीज हो सकती है। अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा वर्ड में मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि 3 है, अगर यहाँ पे अगर उसको +1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज मैं फिर दोबारा यहाँ पे रिपीट करके देखता हूँ। अगर मैंने 5 है, ठीक है, ऊपर जैसे +1 हो रहा है तो मैं 5 + 1 यानी 6 यूज करता हूं यहाँ पे, तो मेरा आंसर आ रहा है 30। ठीक है, चेक करते हैं। ओके, सी ऑप्शन है हमारा 30। तो अब यहाँ पे आपको पता चला कि एनालॉजी का रिलेशन क्या है। जरूरी नहीं है जो हमारे को एकदम से क्लिक किया जाए वही हमारा रिलेशन हो, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, और उसके लिए आपको देखना होता है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके देखिए, थोड़ा बहुत रिलेशन बना के देखिए कि इसमें चल क्या रहा है। जैसे अब 3 इंटू 4 से तो आपका 12 आ जा रहा है, बहुत कोई बड़ी इसमें बात नहीं है। लेकिन 5 इंटू 4 से 20 है, लेकिन ये हमारे कोई ऑप्शन में नहीं है। उसी हिसाब से आप देख रहे हैं, तो मैंने +1 जब किया तो 3 इंटू 4 तो आ गया हमारा 12। उसी हिसाब से जब यहाँ 5 दिया हुआ है तो उसके +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 30। तो यही है, एनालॉजी को एनालाइज करना ज्यादा पड़ता है, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे बहुत अच्छे तरीके से आप एनालाइज कर पाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आ चुका है हमारे पास, MO 1315 HJ क्या होगा। ठीक है, तो अब कभी कभार ये है कि एनालॉजी में ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं वो जो वर्ड और नंबर से रिलेशन होता है उनका, या तो उनका वही वो सीरीज फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर वो उनका अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब अल्फाबेटिकल का जो न्यूमेरिकल कोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे M का 13 से रिलेशन एक ही नजर आता है कि M की जो सीक्वेंस होती है अल्फाबेटिकल, उसमें वो 13th नंबर पे आता है। ठीक है, उसी हिसाब से जो O है हमारा वो 15th नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए ये चीज तो हमारे को कंफर्म हो चुकी है कि ये हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब वही हम ऑप्शंस में चले जाते हैं। अब H की जो है पोजीशन वो हम देख लेते हैं, GH। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब H आता है आपके 8 पे। ठीक है, अब J E जो D के हिसाब से जैसे मुझे पता है कि E और J यानी 5 और 10, तो यानी J आता है आपके 10 पे। तो 8 और 10 का ऑप्शन आपको यहाँ पे C पे मिल जा रहा है, 8 और 10। तो आपकी एनालॉजी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है। तो इसी हिसाब से हमने रिलेशन निकालने हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे वर्ड्स का। यहाँ पे लिखा है नेशन और ANTINO लिखा हुआ है। ओके, अब आप इसमें हो सकता है कि आप N to A जोड़ें, A to N जोड़ने की कोशिश करें, T to I, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जो वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं वो सेम टू सेम अल्फाबेट यहाँ पे भी यूज हुए हैं। तो इसका मतलब इनकी सिर्फ पोजीशन में कोई ना कोई चेंजेस हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि NA की जगह पे AN लिखा हुआ है, तो यानी आपने जो ये नेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप जैसे देख पा रहे होंगे, उसको AN कर रखा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने देखा T और I हमारे बिल्कुल सेम है, उनकी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। T वैसे का वैसे ही है और I भी वैसे का वैसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे O और N लिखा हुआ है, यानी O और N लिखा हुआ है। O और N को यहाँ पे देख रहे हैं आपने, इन्होंने फिर दोबारा पोजीशन चेंज कर दी, N और O लिख दिया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसे और ऐसे एक दूसरे से क्रिस क्रॉस रिलेशन में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से अब हमने इसको भी चेंज करना है, क्योंकि हमने एनालॉजी का रिलेशन का पता लगा दिया कि ये क्या ट्रिक यूज कर रहा है। तो यहीं पे उसी हिसाब से HU को हम चेंज कर लेंगे, तो U और H बन जाएगा इधर क्रिस क्रॉस करके। N और G को हम छेड़ेंगे नहीं,
क्योंकि टी और आई को छेड़ा नहीं गया है। उसी हिसाब से आर और वाई को भी हम अपनी इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। तो UHNGYR आपको ये ऑप्शन दिख रहा है बी में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो चुका है। तो ये है हमारा एनालॉजी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपकी पोजीशन सिर्फ इंटरचेंज की जाती है और आपको दूसरे जो आपको क्वेश्चन दे रखा होता है उसमें आपको वो यूज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। LKJPOM। ओके, ये थोड़ा अलग सा है कि कहीं दिख रहा है कि कैपिटल में है, कहीं दिख रहा है आपको कि ये स्मॉल लेटर्स में। तो कोई नहीं, हम इसका रिलेशन देख लेते हैं। LKJ यानी आप देख रहे हैं ये एक अल्फाबेटिकल में रिवर्स के ऑर्डर में जा रहा है। एक्चुअली में क्या होता है JKL। ठीक है, ये तो हमें चलो पता लग गया। अब यही चीज आगे भी फॉलो हो रही है कि नहीं, ये हम पता कर लेंगे। जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी वही चीज फॉलो हो रही है, NOP। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब वो बस स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ और होगा। ठीक है, तो अब इसे आपसे हमने देख लिया कि ये हम चेक कर लेते हैं FGH। हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहा है, FGH उल्टा ही जा रहा है। तो अब इसमें से हम देख लेते हैं कि कैपिटल्स में से कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो उल्टा सही जा रहा है। ELDC ये गलत है, CBD ये भी गलत है, DCD भी गलत है। तो ये रहा हमारा ऑप्शन BCD, जो कि बिल्कुल हमारा रिवर्स ऑर्डर में सही जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन में 48 और 60। ठीक है जी, अब हम और 120 किस तरीके का रिलेशन है। अब देखिए 48 और 60 आप यहाँ पे जब भी आप न्यूमेरिकल आते हैं तो आप इनको प्लस माइनस इनटू डिवाइड सब कुछ करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको कॉमन देखनी होंगी। जैसे 6 8 जा 48 है, ये हम देख पा रहे हैं। उस हिसाब से 6 10 जा आपका 60 हो रहा है। तो 8 से अगर हम इसमें देखें तो कोई से भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि जिसको हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 120 आ रहा है। ठीक है, चलिए ये चीज तो हमारे यहाँ पे कंफर्म हो जाती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखते हैं कि मैंने ये देखा कि 12 के टेबल 12 इसका HCF है इन तीनों का। 12 मान के चल रहा हूं मैं कि ये 12 इनका HCF है, क्योंकि 12 को अगर हम क्या कहते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 आ जाता है। उसी हिसाब से अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 60 आ जाता है। ठीक है, तो ये आप एक रिलेशन और भी देख रहे हैं कि यहाँ पे 4+1 यूज हो रहा है, तो वो आपका 5 भी आ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। चलिए अब आगे देखते हैं। हम यहाँ पे 120 आएगा 10 इंटू 12 इंटू 10 से आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि आपने जैसे हमने इसे +1 किया था कि उससे आंसर हमारा आता है कि नहीं आता। तो 12 इंटू हमने 11 करके देखा, जो कि होता है 132। ठीक है, 132। तो 132 लग रहा है आपको किसी में ऑप्शन? हाँ, ये देखिए बी 132 आपका डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है। तो आपकी एनालॉजी बिल्कुल ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि कभी कभार डायरेक्टली लिखने में भी आपको पता चल जाता है। 12 इंटू 4 करेंगे और 48 है, 12 इंटू 5 करेंगे और 60 है। ठीक है, बहुत सही है। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वही चीज फॉलो हो रही हो। यहाँ पे 12 इंटू 10 था और 12 इंटू 10 करना पड़ा। तो कभी कभार 4 उसके जो मल्टीपल्स थे जैसे 4 और 5 उनके बीच में रिलेशन भी ढूंढना पड़ता है कि वो +1 है +2 है या क्या जा रहा है। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। चलिए हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको गिवन सेट रिलेशन दे रखा होता है। सेम रिलेशनशिप आपको फॉलो करनी है, जैसे कि आपकी 9 35 और 16 फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम इसको देख पा रहे हैं, जैसे मेरे जैसे दिमाग में एकदम से क्लिक यही कर रहा है कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ठीक है जी, 3 का आपने स्क्वायर बता दिया, वो है आपका 9। उसी हिसाब से आपने 16 को भी देख लिया, तो वो है आपका 4 का स्क्वायर, 4 4 16। अब ये 35 का जो टर्म है वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये 5 इंटू 7 सबसे ज्यादा बेसिकली हमें यही समझ में आता है, 5 इंटू 7। तो 5 इंटू 7 का क्या हो सकता है मतलब? तो ये भी हो सकता है आपको 7 दिख रहा है कि 3 + 4 जो होता है हमारा वो 7 होता है, प्लस करने पे 7 आता है। तो हो सकता है कि 3 का स्क्वायर अगर 9 दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16 दे रखा है, तो इनके जो 3 और 4 को जो हमने प्लस किया तो 7 इंटू 5 वही 35 भी आ जा रहा है। ठीक है, चलिए ऐसा कोई एक रिलेशन हम देख लेते हैं कि जो बिल्कुल सेम टू सेम ये फॉलो कर रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 16 50 और 64 जो दे रखा है, तो उसमें आपने देखा 4 का स्क्वायर दे रखा है और 64 होता है वो आपका 4 का क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन ये 8 का स्क्वायर भी होता है। तो 4 8 आपका हो जाता है 12। ठीक है, तो 12 इंटू 5 जो हम देखना चाह रहे थे 60, लेकिन यहाँ पे 50 दे रखा है, तो इसका मतलब ये आंसर रॉन्ग है हमारा।
ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 36 50, बी ऑप्शन देखते हैं 64 61 और 53। जैसा आप देख पा रहे हैं 64 तो आपको किसी का स्क्वायर नजर आ रहा है, लेकिन 53 किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा। ये एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी उसी टाइम पे गलत हो जाता है। 25 30 और 4, ठीक है। 25 यहाँ पे आप 5 का देख पा रहे हैं स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2 का देख पा रहे हैं, ठीक है। तो 5 और 2 हो गया आपका 7, 7 इंटू 5 होता है 35, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यानी आपका ऑप्शन सी सही है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि सी सही है कि नहीं है। अब आप जैसे देख पा रहे हैं तो 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है। 5 जो होता है वो आपका 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है। 6 और 5 हम प्लस कर लेते हैं तो वो 11 आ जाता है, और 11 को हम 5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 55 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी हमारी एनालॉजी का जो हमने रिलेशन निकाला है वो बिल्कुल ठीक है, और हमने बिल्कुल सही ऑप्शन पे टिक किया है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, कभी कभार क्वेश्चन मार्क आगे भी आ जाता है। इस क्वेश्चन में जैसे दे रखा है तो क्वेश्चन मार्क OZKGLK, उसी हिसाब से HEAVEN, ठीक है, SVZEVN, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। जिस हिसाब से हमने देखा हुआ है H हमारा 8 होता है, और S हमारा जो होता है PQRST। T आपको पता है कि T हमारा हमेशा 20 होता है EG और T के टर्म्स में, मतलब PQRST है तो इसका मतलब S से 19 का कोई रिलेशन चल रहा है। अच्छा ठीक है जी, E से हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं 5, E5 है हमारा, तो V का आपको पता ही है T U और V, यानी 21 और 22 यहाँ पे लिखा आ रहा। तो ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 8 से 19 देखा जाए तो 11 बढ़ रहा है, और 5 से 22 देखा जाए तो हमारा सिर्फ 17 बन रहा है। तो यानी ये चीज तो हमारी कुछ समझ में आ नहीं रही, या फिर हम गलत जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि H का जो अपोजिट होता है वो S होता है, इतना तो समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। जो H का अपोजिट है आपने देखा वो S दे रखा है, उसी हिसाब से E का अपोजिट भी आपको पता ही है। रिवर्स ऑर्डर में जब हम अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज देखते हैं तो V आता है, बिल्कुल ठीक है। अब एक बार और चेक कर लेते हैं, A का अपोजिट हमने देखा तो यहाँ पे Z लिखा आ रहा है, ओके, तो हमारे 3 सही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं। V का अपोजिट आपका यहाँ E दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। E का अपोजिट यहाँ पे आपका फिर V दे रखा है, तो बिल्कुल ठीक है। अब N का अपोजिट M होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी हमें समझ में आ गया कि हमारे यहाँ पे जो सीरीज फॉलो हो रही है वो अपोजिट की फॉलो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क के साथ आप ये देख सकते हो कि अब आपको कौन से अपोजिट्स पकड़ने हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जैसे O है, तो O का O का है, अगर आपके पास सीरीज यहाँ पे बनी हुई है, जैसे आपने टेबल न्यूमेरिकली देखा हुआ है, तो वो आप कर सकते हैं उसी को देख देख के। मेरे पास यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो मैं थोड़ी शॉर्ट ट्रिक यूज करके देखता हूँ। जैसे मेरे को O का नहीं आता, एकदम से क्लिक नहीं कर रहा, तो Z का मुझे पता चलता है कि A है, तो सेकंड पोजीशन में A किसका है, तो ये, ठीक है जी। K का क्या होता है ये भी नहीं पता मुझे ठीक से, G का भी नहीं पता, तो नहीं, G का हमें पता है, जैसे ग्रेट के हिसाब से T होता है, ओके। L का हमें पता है कि O होता है, और K का हमारा P होता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली डी आ चुका है, लैपटॉप, ठीक है। तो ये इजी तरीका है जो कि मैं फॉलो करता हूँ कई बार। ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा, आप भी प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे आप अपोजिट ढूंढ सकते हैं, आपके जैसे पता है कि छह यहाँ पे लेटर दे रखे हैं, लेकिन 3 भी कंफर्म हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब वही ऑप्शन है। तो ये है कि जैसे आपको 1 मिनट लगता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो जैसे ही आप इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो 10 से 15 मिनट के वो 15 सेकंड के खेल में खत्म हो जाता है आपका ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी आप फास्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको, जैसा मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। बकेट और ACTV ये काफी बड़ा सा दे रखा है, इसमें आगे तो बोनस का भी हमने वैसे निकालना। चलिए, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे B है और यहाँ पे A और C दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था अल्फान्यूमेरिक में, जिसमें हमने यहाँ पे बीच में आपके वर्ड्स आ रहे थे, तो ये उसी से रिलेटेड है। B A और C के बीच में आता है, बिल्कुल सही है। U T और V के बीच में आता है, बिल्कुल सही है। C आपका B और D के बीच में आता है, बिल्कुल सही है। K आपका J और L के बीच में आता है, बिल्कुल सही है। E भी उस हिसाब से D और F के बीच में आता है। तो आपको रिलेशन पता लग गया एनालॉजी में क्या फॉलो हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपने बोनस का भी करना है, ठीक है जी। आप सबसे पहले तो B है तो AC वाले पकड़ लीजिए, C और D वाले ये तो हमारे गए, C कैंसिल हो गए, ठीक है। AC के बीच में B आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। MNOP, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ये आपका N आ रहा है आपका MNO के बीच में, बिल्कुल ठीक है जी। U आपका TU V के बीच में आता है, बिल्कुल सही है। अब जो हमारा S दे रखा है वो RST के बीच में आता है, तो आपका C आंसर फटाफट से जल्दी हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखने, समझने और करने में मुझे मुश्किल से मुश्किल 15 सेकंड लगे होंगे, तो आपको भी यही स्पीड डेवलप करनी है धीरे धीरे करके।
और आ जाएगी क्वेश्चंस के साथ, आप जैसे जैसे करते रहेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे हम अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और ले लेते हैं। ठीक है, ये जैसे 11 लिखा हुआ और ये 1 to 1 0 लिखा हुआ। ठीक है, तो जहां तक आपको, अगर आपने टेबल्स बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे, आपको पता है कि 11 का जो स्क्वायर होता है, सॉरी 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है। ठीक है जी, तो आपके यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक 0 और है फालतू, तो यानी हो सकता है कि ये एनालॉजी का रिलेशन ऐसा हो कि ये 1 to 1 into 10 करवा रहा हो। ठीक है, ऐसा अगर हमारे को ऑप्शन मिलता है तो हम जरूर करेंगे। अब यहाँ पे 6 है, 6 का सबसे पहले तो स्क्वायर ही 36 होता है, 36 into 10 होता तो वो 216 तो होगा नहीं, तो इसलिए ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है आप कैंसिल करने बैठे, मैं ये आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कैंसिल करना ज्यादा इजी रहता है। 8 8 64 है, 64 into 10 आपका ये भी गलत है। 9 9 81, 81 into 10, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 7 जा 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, और 49 into 10 आपको यहाँ पे सिंपल सिंपल सा आंसर निकल आ चुका है 490। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि ये बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं एनालॉजी में। ठीक है, चलिए हम और थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिलेशनल आया है क्वेश्चन, अंपायर गेम। जैसे कि आपको पता ही है कि गेम को मॉनिटर करता है अंपायर, तो उसी हिसाब से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सेम टू सेम रिलेशन कर रहा होगा। लेजिस्लेटर इलेक्शन ये लग रहा है, मॉडरेटर डिबेट, शेफ बैंक्वेट, प्रोडिजली और वंडर। ये तो हमें देख के ही पता लग चुका है कि इलेक्शन जो होता है वो कि उसको पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटर का होता है, तो इसलिए ये डायरेक्ट ऑप्शन आपका फटाफट से आ गया, इसमें हमें कुछ गलत गलत देखने की जरूरत है ही नहीं। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पेयर, एक्यूरेट और प्रिसाइज। आप देख रहे हैं कि एक्यूरेट और प्रिसाइज इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, तो यानी हो सकता है कि ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो, सिनोनिम्स हैं। तो अभी इसी तरीके का क्वेश्चन हमें पता करना है। एक क्वेश्चन दे रखा है हंगर और स्टारवेशन, देखते ही पता लग गया कि बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। बाकी और चेक कर लेते हैं, रेन और स्नो। रेन और स्नो में फर्क है, रेन पानी का है, स्नो अलग ही चीज है। फायर एक्सटिंग्विशर, इन दोनों में भी ऐसा कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा। ब्लैक और बोर्ड का तो कोई भी दूर दूर तक नहीं है, तो इसका मतलब आपको ऑप्शन करेक्ट मिल चुका है, हंगर और स्टारवेशन। हंगर होता है जब हमें भूख लगती है, स्टारवेशन का भी सेम ही मीनिंग होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, तो ये वाला हमारा एनालॉजी भी बढ़िया तरीके से हो चुका है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, RTQUVX। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि R के पीछे एक जाएंगे तो PQR के हिसाब से एक रिवर्स कह रहा हूँ, बैकवर्डली जाएंगे तो R का एक -1 करेंगे तो Q आ जाएगा। वैसे ही T और U, TU में आपका दिख रहा है कि यहाँ पे आपका +1 होता जा रहा है और यहाँ पे आपका -1 होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे को रिलेशन फटाफट से मिल गया, ज्यादा लेटर्स दे नहीं रखे, तो इस हिसाब से हम करेंगे। तो पहले वर्ड में -1, तो यानी V का -1 करेंगे तो TUV, तो इसका मतलब आपका U आ जाएगा। X में आपको +1 करना है, ठीक है, तो आपने +1 कर दिया तो X का +1 हो जाता है Y, तो यानी आपका ऑप्शन आ गया है DUY। ठीक है, फटाफट से हो चुका है ये क्वेश्चन हमारा। चलिए अब आगे देखते हैं, कभी कभार ये क्वेश्चन भी आते हैं, एप्पल, फ्रूट और सुपरमार्केट, इन तीनों वर्ड्स का भी रिलेशन एनालॉजी में ढूंढना पड़ता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पास आ चुके होते हैं, लेकिन हाँ याद रखें कि एक दूसरे से ही रिलेटेड होंगे। एप्पल एक तरीके का फ्रूट है, बिल्कुल सही बात, फ्रूट और सुपरमार्केट का यही रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब हम इसी हिसाब से देखते हैं, नोवेल का जो है, नोवेल भी आगे देख लेते हैं हम। नॉवल एक तरीके की बुक है, बिल्कुल ठीक है, और बुक आपको बुक स्टोर पे मिल जाएगी, तो यानी आपका ऑप्शन बी आ गया है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजी डज नॉट फॉलो द पैटर्न फॉर 9:3। ठीक है जी, 9:3 का ये मतलब अगर ये 3 है तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि वो और उसका स्क्वायर एक साथ रखे हों। जैसे हम 16 और 4 देखते हैं तो बिल्कुल ठीक है, 21 और 121 ये भी बिल्कुल ठीक है, 12 और 144 ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा डज नॉट फॉलो द पैटर्न, तो यानी सीधा ऑप्शन आ गया 4, क्योंकि 4 4 जा 8 होता है 12 में। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं, एनालॉजी बेस्ड ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर जो एक क्वेश्चन आ रखा है ये कर लेते हैं। ठीक है, गिवन कोडिंग, इसमें लिखा हुआ है चेयर्स और EJCKTU, पैरट के बारे में बताना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे C से E जो जा रहा है वो इस हिसाब से जा रहा है कि C के बीच में एक D है, यानी CDE। ठीक है, D गायब है, यानी HIJ बिल्कुल करेक्ट, यानी यही तरीके की चीज हमारी यहाँ पे फॉलो हो रही है, ABC, I का JK, R का ST। तो इस हिसाब से हम अपना ऑप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, PQ हमारा साइलेंट हो जाएगा और R। ठीक है, A का हमारा साइलेंट, A के बाद B साइलेंट, C,
आर के बाद एस टी यानी टी आ जाएगा यहाँ पे, आर सी टी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर सी टी है और दूसरा भी आर टू है, तो यहाँ पे आर सी डबल टी आ गया। तो यानी ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस थे वो गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, पूरा कर लेते हैं फिर भी। ओ के बाद एम एन ओ यानी पी हमारा हो जाएगा, पी के बाद आपका आ जाएगा क्यू, उसके बाद टी के बाद यू साइलेंट होके हमारा बी आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये गिवन एनालॉगी का। जैसे बी ए सी इज इक्वल टू 17, तो इन क्वेश्चनों में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब आपको ऐसे वर्ड्स दे रखे होते हैं और 17 होता है तो 99% चांसेस यही होते हैं कि उसमें आपके जो वर्ड्स जो लेटर्स दे रखे हैं उनकी पोजिशंस का एडिशन किया गया होता है और उसके साथ कोई रिलेशन होता है। अब जैसे आपको पता है कि बी आपका जो है वो 2 है, ए जो है आपका वो 1 है, उसी हिसाब से सी आपका 3 है और आपका के जो हमारा होता है जे के यानी जे होता है 10 11, तो यानी 2 3 5 1 6 11 17 यानी टोटल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उस हिसाब से देखिए इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन का ट्विस्ट है। कभी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अच्छे से पढ़िएगा कि अगर इनकरेक्ट दे रखा है या फिर करेक्ट दे रखा है। तो यहाँ पे हम फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही मतलब इनकरेक्ट दे रखा है, जिसमें आर ओ ए डी, ओ का आपको पता ही है कि जैसे आर को निकालते हैं हमने पी क्यू आर, ठीक है या फिर एस टी, टी से 2 पीछे चले जाएंगे यानी टी हमारा 20 होता है तो पीछे चले जाएंगे 18, और ओ हमारा जो होता है वो होता है आपका ई जो टी यानी 5 10 ई जे ओ टी यानी 5 10 15। ठीक है, ए होता है आपका 1, ठीक है, और डी होता है आपका 4। तो यहाँ पे 18 और 15 जो आपका ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है 33 का, 33 और 5 आप देख सकते हैं 38 + 1 यानी 39। तो यानी ये तो फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि डायरेक्ट आपको जो निकालना है वो 17 के हिसाब से। चलिए ये बैटरी भी लो होने वाली है तो इसका ऑप्शन बता देता हूँ मैं आपको फटाफट से। जो है ओ का है 15 जैसे, उसी हिसाब से बी है आपका 2 और ये है 5 और आपका वाई हो जाता है 25। तो यानी ये आपका 25 और 5 इज 30, 32 और 15, ठीक है, 32 और 15 47 बिल्कुल सही है। तो नेम का आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन नेम हो जाता है जो है यहाँ के गलत ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस। अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे बैटरी लो हो रही है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, आप इसको घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एनालॉजी का आज का पूरा लेक्चर। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल पे हमारे सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और हमारे इस चैनल को देखते रहिए और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।